मैं इस वक्त प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हूं और मौका है मोहम्मद आमिर खान की किताब आतंकवादी का फर्जी ठप्पा की हिंदी एडिशन के रिलीज़ का। मोहम्मद आमिर खान वो शख्सियत हैं कि इनको फर्जी मामले में, फर्जी आतंकवाद के मामले में फंसा दिया गया था और 14 साल मुसलसल जेल में रहने के बाद इनको अदालत ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया। जब ये बरी हुए थे जेल से और बाइज़्ज़त, तो उसके बाद मैंने इनका इंटरव्यू किया था, इनसे लंबी गुफ्तगू की थी। उस वक्त हम इनकी जहनी कैफियत भी समझ सकते थे कि क्या उनकी जहनी कैफियत थी। उस वक्त हम तमाम लोगों ने कोशिश की कि इनकी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाई जाए, समाज तक पहुंचाई जाए। आज हमारे साथ मोहम्मद आमिर खान खुद मौजूद हैं इस हिंदी एडिशन आतंकवादी का फर्जी ठप्पा के की रिलीज़ के मौके पर। तो मोहम्मद आमिर खान, आपका बहुत बहुत खैर मकदम और स्वागत है भारत एक्सप्रेस में। आप इतने लंबे, आपका जब मैंने गुज़श्ता इंटरव्यू किया था, जब आप जेल से रिलीज़ हुए थे, जब आप रिहा हुए थे, तो तब से लेकर अब तक आपको क्या लगता है, किस तरह का पूरा आपका ये लंबा एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब जब वो आप आज़ादी का, आज़ाद हवा में सांस लेने का एक्सपीरियंस आप बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने ये मुझको मौका दिया। आप आज इस किताब के लिए चर्चा में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में आए, न्यू दिल्ली आए। जहाँ तक 2012 में मेरी आज़ादी हुई थी, अदालत के द्वारा मुझको आखिरी केस में बरी किया गया था। तब मेरी उम्र लगभग 32 साल थी और जब मेरे ऊपर एक केस लगाए गए थे या किडनैप किया गया था, मैं कहता हूँ, तब मेरी लगभग 18 साल की उम्र थी। लेकिन 2012 रिलीज़ होने के बाद से अब 2024, यानी लगभग ये 11 साल हो चुके हैं, ज़्यादा समय हो गया है। और ज़िंदगियाँ बदली हैं, माहौल बदला है, राजनीतिक देश का माहौल बदला है, बहुत तेज़ी से बदला है, हमने देखा है। लेकिन जिस तरह का मैंने अनुभव किया, क्योंकि जब 14 साल के बाद निकला तो दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। जब मुझको उठाया गया था केस में, 1997-8 की बात है, तब ना मोबाइल हुआ करते थे, ना मेट्रो हुआ करती थी दिल्ली में, ना एटीएम कार्ड हुआ करते थे, ना एलईडी टीवी हुआ करते थे, और लाइट भी जो है बजाज बल्ब और ऐसी तरह के लाल होती थी, अब वाइट होती हैं। तो बहुत कुछ बदला है। और ना ईमेल, ना फेसबुक, ये सब सोशल मीडिया, और मीडिया भी बस मुख्तसर हुआ करता था। तो उस वक्त जब मेरा अपहरण किया गया, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी ऐसे हालात में, ऐसे दौरान, उस दौरान में, और जो कहती थी वही छाप दिया जाता था। लेकिन जब लौटा हूँ तो देखा कि काफ़ी ब्रांड भी है मीडिया के, और काफ़ी अच्छा एक तबका है जिसमें आपने भी अव्वल वक्त में रिपोर्टिंग की, और वो दूसरे पक्ष को भी जानना, सिर्फ ये नहीं कि एक पक्ष को पुलिस को ही देखा और वही छाप दिया, बल्कि वो दूसरे पक्ष को भी जानने की कोशिश करते हैं और उसकी बात को भी समाज और दुनिया तक रखते हैं। तो बहुत कुछ चीज़ों को मैंने इस दरमियान सीखा, जानने की कोशिश की। काफ़ी समय तक तो मुझको यकीन ही नहीं होता था कि मैं आज़ाद हो चुका हूँ। 14 साल में दुनिया से कटा रहा। अंधेरा होते ही शाम का मैं चला जाया करता था कमरे में, बाहर नहीं निकलता था घर से, क्योंकि सूर्य उदय और सूर्य अस्त, ये टाइम जेल के अंदर खुलने का होता है कैदियों और बंदियों के लिए, और मेरी वही आदत हो चुकी थी। तो मैं अंधेरे से घबराता था, क्योंकि अंधेरे में ही मेरा अपहरण रात के टाइम किया गया था रहा चलते हुए। तो शुरुआत में कई दुश्वारियाँ थीं, और मैंने आज जैसा कि शुरू में भी प्रोग्राम में कहा कि जब कोई बंदी लंबे समय के बाद जेल से रिहा होता है तो समाज ये सोचता है कि हाँ, बहुत अच्छा हुआ और वो आज़ाद हो गया। ज़रूर उसकी आज़ादी महत्वपूर्ण होती है और सबको अच्छा भी लगता है, लेकिन ये सोच लेना कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया होगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब जेल के बड़े दरवाजे, गेट खुलते हैं किसी बंदी के लिए, आज़ादी होता है वो, तो उसी दौरान उसके लिए कई चुनौतियों के भी दरवाजे खुलते हैं। क्या समाज के अंदर वो प्रतिष्ठा वो लौट ले पाएगा? क्या उसका अपना परिवार को आगे बढ़ा पाएगा? क्या उसको वो सम्मान मिलेगा जब बंद या आरोप लगाए गए थे? क्या वो उसका जीवन शैली और जीवन को आगे, फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए उसका रोज़गार मिल पाएगा? ये काफ़ी चुनौतियाँ होती हैं। तो ये सब चुनौतियाँ रहीं, लेकिन मैं
शुक्रगुजार हूँ सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का, कि उन्होंने मुझको हेल्प किया, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में मदद की। जी। आपके तमाम जज्बात को हम लोग समझ सकते हैं कि इस आपने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों को फेस किया आपने, बहुत तब्दील हो चुकी थी दुनिया जब आप बाहर आए रहा होकर। तो कभी आपके दिल में ये भावना आई, ये ख्याल आया कि क्योंकि आप 14 साल मुसलसल जेल में अजियत यातनाएं झेल कर आए थे, कि कभी भी बदले की भावना आई कि उन पुलिस वालों को ने जिन्होंने इस तरह की हरकत की और अदालत ने उन्हें सज़ा भी नहीं दी, अदालत ने उनको कटघरे में खड़ा नहीं किया, तो क्या आपके अंदर के उनसे बदला लिया जाना चाहिए? तो पुलिस हों हैं तो वो इंसान ही पहले, और मैंने जेल के अंदर रहकर टॉर्चर भी सहा है और इंसानियत भी मैंने वहाँ से सीखी है। मेरे सामने भी तो ऑप्शन थे जब मैं जेल में गया कि या तो मैं शिकायत में अपने आप को जीऊँ कि हाय मेरे साथ ये हो गया, अब क्या होगा, मेरे साथ ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, मैं उस पेन में रहूं और डूबा रहूं। एक रास्ता ये था। दूसरा ये था कि हाँ, एक्सेप्ट करूं ये घटना मेरे साथ घटी है, उसका लेकिन मजबूती से सामना करूं और आगे बढ़ूं पॉजिटिव रहते हुए। तो ऐसा एटीट्यूड मैंने अपना बनाने की कोशिश की है, और मानवता को प्राथमिकता मैंने देखी है। वहाँ पर हर तबका के लोग वहाँ पर जेल के अंदर रहे हैं, बहुत क्लोजली आपके पास, और उनके दरमियान डिस्टेंस नहीं होता है, सब कुछ बहुत नज़दीक होता है, हर कुछ आप देख रहे होते हैं। काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं, जैसे आज मैंने बताया अभी कि किसी चीज़ को मैंने देखा, समझा और मैंने वहाँ से सबक लिया। तो इंसानियत जब हम अपने में रखते हैं, क्षमा कर देना या फिर सब्र करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और आसान नहीं होता है। तो मैंने उसी राह को अपनाया कि हाँ, अगर पुलिस कर्मचारियों में से कुछ ने ऐसे मेरे साथ किया है तो बाकी सभी को जो है दोषी नहीं ठहराना चाहिए, और उनकी शायद कोई मजबूरियां रही होंगी, नाइंसाफ़ी ज़रूर हुई है, लेकिन देश के अंदर कानून है, एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि उनको या तो एहसास होगा या कानून के दायरे में आएंगे। तो शिकवा शिकायत में रहने से अच्छा ये है कि सकारात्मक सोच रहकर अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए, चीज़ें खुद ब खुद ठीक होने लगती हैं। ये काबिल तारीफ़ बात है कि आपने बोला कि आप सब्र कर गए और आपने माफ़ कर दिया उन तमाम पुलिस वालों को जिनको अदालत ने सज़ा नहीं दी। एक तरफ सवाल ये होता है कि आपको अदालत पर भरोसा था और अदालत ने आपको बाइज़्ज़त बरी किया, आप रिहा कर दिए गए और तमाम गुनाहों से अब बरी हैं आप। लेकिन दूसरी तरफ अदालत का दूसरा रुख यह है कि उसने पुलिस वालों को सज़ा नहीं दी जिन लोगों ने इस तरह का जिसको कहते हैं जघन्य अपराध किया कि एक मासूम इंसान को इस तरह एक आतंकवादी का फ़र्ज़ी ठप्पा लगा दिया, और उसको एक बार आतंकवादी का फ़र्ज़ी ठप्पा लगने के बाद समाज में कैसे जिया जाता है, कितनी मुश्किल होती है, ये इसको अंदाज़ा लगाया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो अदालत के बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो दूसरा पहलू है अदालत का कि उसने आपको तो बाइज़्ज़त बरी कर दिया, लेकिन उन पुलिस वालों को जो दोषी थे, जो वो अब मुल्जिम हैं, वो कटघरे में खड़े, उनके बारे में कुछ नहीं बोला, उन पर कोई रिमार्क नहीं, उनके लिए कोई सज़ा का प्रावधान। क्या आप इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये सवाल तो अदालत के लिए की तरफ से ही का जवाब अगर आए तो वो ज़्यादा बेहतर जाना चाहेंगे। हम तो अदालत को एक माननीय अदालत मानते हैं और उम्मीद रखते हैं कि देर हो सकती है लेकिन न्याय हम पाने की उम्मीद करते हैं, और मिला भी है। कई लोग मेरे अलावा भी जो है रिहा हुए हैं, बरी होकर आए हैं। सिर्फ ये जो किताब है आतंकवादी का फर्जी ठप्पा, ये किताब सिर्फ मेरी ही कहानी बयान नहीं करती है, बल्कि और इससे पहले ये इंग्लिश में भी फ्रेम्ड एज ए टेररिस्ट के नाम से आई है, उसका ये अनुवाद है हिंदी, आतंकवादी का फर्जी ठप्पा, और ये अमेज़ॉन पे ऑनलाइन है। मैं चाहूँगा कि जो है इसको ऑनलाइन से भी लोग पढ़ें और जानें। और इसमें कई तरह की खिड़कियाँ खुलती हैं, इसमें अदालत की, इसमें जेल की, इसमें परिवार की, इसमें खुशी की, गम की, हर पहलू आपको इसमें दिखेगा। लेकिन आपको जो सवाल था कि अदालत के लिए, तो मैं बताना चाहूँगा सिर्फ मुसलमान ही मैं समझता हूँ इस देश में विक्टिम नहीं है। एक बड़ा विक्टिम ज़रूर है, आज निशाने पे ज़रूर है, और वो उसके साथ ज़्यादतियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन केवल वो हो ऐसा नहीं है। दलित समाज भी है इस देश में, पिछड़े गरीब वर्ग भी है, आदिवासी भी हैं, जो कि कानून जैसे जाल में फंसते हैं और अन्य विभिन्न तरह की संघर्ष वो कर रहे हैं।
न्याय के लिए इंतज़ार वो कर रहे हैं। उनको कई चीज़ों से वंचित किया गया है, हम भी उसके भागीदारी हैं, वो भी उसके भागीदारी हैं। और कानून के अंदर परिवर्तन की जहाँ तक बात है, हमारा बहुत अच्छी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, संविधान है, उसमें काफ़ी अधिकार हैं और उसमें अदालतें हैं जो कि उसके ही बुनियाद पे आगे बढ़ती हैं और समय समय पर परिवर्तन लाती हैं। जहाँ तक आपका सवाल था उसका जवाब मैं यही एक उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि अदालतों की तरफ से इस तरफ भी ध्यान आकर्षित किया जाए और कुछ रूलिंग्स बाहर निकलें। हालांकि सीआरपीसी में है कि कोई फर्जी तरीके से कोई फ्रेम्ड करता है किसी को, उसकी सज़ाएं हैं, लेकिन बहुत कम देखने में हमने तो सुना नहीं है कि उस सेक्शन पे ऊपर अमल कभी किया गया हो या आया हो तो हमारे सामने नहीं है। लेकिन कई पहलू होते हैं, हमको उम्मीद अफजा रहना चाहिए, आगे उम्मीद है, कानून बनते हैं और इंसानियत की और देश की भलाई के लिए, तो उसमें एक ये भी पहलू है, हो सकता है कि हो जाए। आप जब जेल से रिहा हुए थे उसके बाद आपका बड़ा हौसला बुलंद था और आप बोल रहे थे कि वकालत की पढ़ाई, तो आपने कहाँ तक मुकम्मल कर ली? क्या आप वकालत की पढ़ाई पूरी कर पाए? कुछ अपने बारे में बताइए। 2012 में रिलीज़ होने के बाद मैंने पढ़ाई, जो जेल के अंदर इग्नू सेंटर में मैंने पढ़ाई की थी, उसको आगे बढ़ाने का मैंने कोशिश की, लेकिन मेरे ऊपर कुछ आजमाइश या जिम्मेदारियां कहेंगे ऐसी थी, और साथ ही मेरी जहनी जो लोग मिले हैं शुरू में रिहा होने के बाद, तो वो जानते हैं कि मेरी जहनी हालत या दिमागी हालत ऐसी नहीं थी कि चीज़ों को मैं काफ़ी समय तक याद रख पाऊँ चीज़ों को। मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में तन्हाइयों के अंदर सालों रहा हूँ, उससे जहन के ऊपर और याददाश्त के ऊपर, दिमाग पे काफ़ी फ़र्क पड़ा। हालांकि पहले सब मैं बेहतर हूँ, लेकिन अब भी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, उसके असर हैं। तो मैंने पढ़ाई की, मैंने एडमिशन भी लिया, लेकिन मैं उन चीज़ों को याद, जब पेपर का समय आता है तो उस चीज़ों को मैं याद, असाइनमेंट बनाने का समय आया तो मैं याद नहीं रख पाता, लिख नहीं पाता था। अम्मी बिस्तर पे बीमार थी उस वक्त, मुझको याद है, जिंदा लाश की तरह थी जब मैंने उनको रिलीज़ होने के बाद पाया। तो उनकी सेवा करना, फिर अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से उठाना, आगे बढ़ाना, रोज़गार का, तो कई सारी जिम्मेदारी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जब किसी के लिए आज़ादी के दरवाजे खुलते हैं, साथ ही और चुनौतियों के दरवाजे भी खुलते हैं। तो आसान नहीं होती है ज़िंदगी, उसी में गर्दिश में होता है। तो वकील तो नहीं बन पाया, लेकिन किस्मत ने एक राइटर और एक सोशल एक्टिविस्ट ज़रूर बना दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर ख़ान। मैं ये चाहूँगा कि मोहम्मद आमिर ख़ान की जो किताब आतंकवादी का फर्जी ठप्पा है, वो सिर्फ इनकी कहानी नहीं है, ये उन तमाम लोगों की कहानी है जो फ़र्जी तरीके से फ़र्जी केसेस में फंसाकर जेल के सलाखों के पीछे भेज दिए गए हैं और बरसों बरस से जेल में वो सड़ रहे हैं। और ऐसे काफ़ी लोग हैं मोहम्मद आमिर ख़ान की तरह जो बरसों बरस जेल में गुजारने के बाद बाइज़्ज़त बरी भी हुए हैं। ये उन तमाम लोगों की कहानी, ये सिर्फ़ एक किताब नहीं, ये इस किताब की हैसियत दस्तावेज़ी हैसियत है। और मोहम्मद आमिर ख़ान ने बहुत प्यार से ये किताब मेरे लिए भेजी थी, मैं उस किताब का मुताला कर रहा हूँ, उस किताब को पढ़ रहा हूँ। जब वो किताब मैं मुकम्मल कर लूँगा, पूरा कर लूँगा, तो उसके बाद उस किताब का रिव्यू भी पेश करूँगा और तब मैं कोशिश करूँगा कि मोहम्मद आमिर ख़ान फिर से एक बार हमारे साथ हों इस किताब के रिव्यू के मौके पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खालिद रज़ा ख़ान।